हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अक्साई चीन से सटे 2 हवाई अड्डों को एयर बेस में बदल रहा है चाइना। जी हां, लद्दाख में बढ़ने वाली है भारत के साथ टेंशन। दोस्तों बताएंगे कैसे किया गया इसका खुलासा। तो वहीं जियो ने कर दिया बड़ा कमाल, सियाचिन ग्लेशियर पर 4G 5G सिम चला सकेंगे अब भारतीय सैनिक। जी हां, वहीं रूसी सेना में ड्रोन हमले से भारतीय की मौत खटखटाते रहा दूतावास का दरवाजा, लेकिन नहीं सुनी किसी ने एक भी उसकी दरकार। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे ट्रंप पर भड़के ट्रूडो के पूर्व सहयोगी दे डाली कनाडाई सांसद ने ये बड़ी धमकी। तो उधर भारत ने बांग्लादेश को उसी की भाषा में दिया करारा जवाब। सारी जानकारियां बताने वाले हैं विस्तार से, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अक्साई चीन से सटे 2 हवाई अड्डों को एयरबेस में बदल रहा है चाइना। लद्दाख में बढ़ने वाली है भारत के साथ टेंशन। जी हां, चीन इन दिनों भारत से लगी सीमा पर अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रहा है। हाल ही में आई एक सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन अक्साई चीन से सटे अपने 2 नागरिक हवाई अड्डों को एयरबेस में बदल रहा है। इसके लिए इन दोनों हवाई अड्डों पर रीडेवलपमेंट का काम तेजी से किया जा रहा है। इसमें नई हवाई पट्टी बनाने के साथ ही लड़ाकू और सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों को संभालने के लिए ब्लास्ट प्रूफ हैंगर और बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि इन दोनों हवाई अड्डों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सैन्य अभियानों में किया जा सकता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस @रेस्फा की एक पोस्ट के मुताबिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें उनके अनुसार पोस्ट किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चीन अक्साई चीन के उत्तर में अपने 2 नागरिक हवाई अड्डों का पुनर्विकास कर रहा है। इस कदम से शिनजियांग प्रांत के होटैन एयरबेस पर परिचालन संबंधित बोझ कम हो सकता है, जो वर्तमान में भारत के सामने चीन का प्राथमिक सैन्य हवाई अड्डा है। इससे पीएलए की युद्धकालीन विमान तैनाती और फैलाव क्षमता में सुधार होगा। इस पोस्ट में एक सैटेलाइट तस्वीर को भी शेयर किया गया है। जी हां दोस्तों, अभी तक भारत से लगी सीमा पर चीन का सबसे बड़ा एयरबेस होटैन में स्थित है। चीन ने होटैन में J-20 स्टील्थ विमानों को भी तैनात किया हुआ है। हालांकि चीन को ऐसी आशंका है कि संघर्ष के समय भारत होटैन को सीधे निशाना बनाकर उसकी हवाई शक्ति को कुंद कर सकता है। ऐसे में वो इस इलाके में अपने अलग अलग हवाई अड्डों को अपग्रेड करके उससे सैन्य इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा है। युद्ध की स्थिति में ये हवाई अड्डे चीनी लड़ाकू विमानों के लिए बेस के तौर पर काम करेंगे और यही सबसे बड़ा कारण है कि अक्साई चीन से सटे ये 2 हवाई अड्डों को जो एयरबेस में बदल रहा है चाइना, भारत के लिए बहुत बड़ी तकलीफ खड़ा कर सकता है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर जियो ने भी बड़ा कमाल कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर पर 4G और 5G सिम चला सकेंगे अब अपने भारतीय सैनिक। जी हां, सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, अब एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव का गवाह बन चुका है। यहाँ तैनात भारतीय सैनिकों के लिए अब उच्च गति इंटरनेट सेवा का लाभ उपलब्ध होगा। रिलायंस जियो ने भारतीय सेना के सहयोग से इस दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार कर दिया है। ये भारतीय सेना दिवस बोले तो 15 जनवरी से पहले एक ऐतिहासिक कदम है, जो सैनिकों के लिए संचार की सुविधा में एक नई क्रांति ला सकता है। जी हाँ, यहाँ तक कि जियो ने खुद कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी दूर संचार सेवा कंपनी ने सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्र में निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई है। वाकई में दोस्तों, जियो की ओर से ये बहुत बेहतरीन कार्य किया गया है। अब हमारे भारतीय सैनिक सियाचिन जैसे ग्लेशियर में बैठकर भी रेंज में रह सकते हैं। ऐसे में जियो के इस कदम की क्या आप सराहना करेंगे या नहीं, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उधर आपको बता दें, रूसी सेना में ड्रोन हमले से भारतीय की मौत खटखटाता रह गया दूतावास का दरवाजा, नहीं ली किसी ने उसकी सुध। जी हां, रशिया यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से लड़ रहे एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई है। वहीं उसका एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है। मृतक सैनिक की पहचान केरल के त्रिशूल जिले के वड़क्कानशेरी नगर का रहने वाला 32 वर्षीय बिनिल टीवी के रूप में हुई है। वहीं उसके घायल रिश्तेदार की पहचान 27 वर्षीय जैन टीके के रूप में हुई है। दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। बिनिल के परिजनों को कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि ड्रोन के हमले से 2 लोग घायल हुए हैं, लेकिन वे उनके साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। सनीश नाम के दोनों सैनिकों के एक परिजन ने बताया कि बिनिल की पत्नी जोएंसी जानकारी के लिए लगातार मॉस्को स्थित इंडियन एम्बेसी के संपर्क में है। जब उन्होंने अधिकारियों को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि बिनिल की मृत्यु हो चुकी है। अधिकारियों का कहना था कि उन्हें यह जानकारी रूसी सेना की ओर से मिली है। जी हाँ, नॉन रेजिडेंट केरल वासियों के मामलों के लिए नोरक्का रूट्स नाम की राज्य सरकार की एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कोलासरी ने मामले को लेकर कहा कि हमने घटना के बारे में सुना। हम विदेश मंत्रालय की ओर से इसकी अंतिम पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हम उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। हम ठीक से नहीं जानते कि केरल के कितने और लोग अभी भी रूसी सेना में फंसे हुए हैं। हमें घटना के बारे में तभी पता चलता है जब ऐसे लोग संकट होने पर कॉल करते हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों, ट्रंप पर भड़के ट्रूडो के पूर्व सही
सहयोगी दे डाली। कनाडाई सांसद ने ये बड़ी धमकी कह दिया, बिकाऊ नहीं है हमारा कनाडा। जी हां, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलाने की धमकी दी। उनका कहना है कि वे इसे अमेरिका का 51वां राज्य घोषित करेंगे। वहीं अब इसके जवाब में कनाडाई सांसद और जस्टिन ट्रूडो के पूर्व सहयोगी जगमीत सिंह ने ट्रंप को चेतावनी दे डाली। जगमीत ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज है, हमारा देश बेचने के लिए नहीं है, ना अभी और ना कभी। और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि कनाडा के लोगों को कनाडा पर गर्व है, उन्हें अपने देश पर गर्व है और इसकी सुरक्षा के लिए हम किसी भी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। जी हां, उन्होंने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे लड़ सकते हो तो इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अगर ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो इसके जवाब में हम भी टैरिफ लगाएंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। वहीं बता दें, तेल के बाद अब यूरेनियम, सऊदी अरब ने कर दिया बड़ा ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को दिया चौंका। जी हां, सऊदी अरब ने तेल के बाद अब यूरेनियम को समृद्ध करने और बेचने का ऐलान किया है। इसे सऊदी अरब के लिए मास्टर स्ट्रोक जैसे देखा जा रहा है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह बहुत दुर्लभ पदार्थ है जिसकी दुनिया में काफी डिमांड है। सऊदी अरबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस कारण सऊदी अरब भविष्य की योजनाओं के मुताबिक पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। प्रिंस सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों से कट्टर वहाबी विचारधारा को किनारे करके खुद को प्रगतिशील दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब के पास एक नवजात परमाणु कार्यक्रम है। ऐसे में सऊदी अरब की कोशिश यूरेनियम संवर्धन करके अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करने का है। हालांकि परमाणु हथियारों के प्रति सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा को देखते हुए यह काफी संवेदनशील मुद्दा भी है। ऐसे में रियाद ने सफाई देते हुए कहा है कि वो अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर के 3 सिक्योरिटी गार्ड गाजियाबाद से अरेस्ट कर दिया। बड़ा कारनामा। दरअसल गाजियाबाद के थाना मसूरी पुलिस ने जम्मू कश्मीर के 3 सिक्योरिटी गार्डों को गिरफ्तार किया है जो बिना लाइसेंस के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दाऊद खान, मुख्तार और आजाद खान है, जो स्थानीय मीट फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। इन तीनों आरोपियों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जारी लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल किया था। दाऊद और मुख्तार अपने पिता के लाइसेंस पर हथियार चला रहे थे, जबकि आजाद अपने भाई के लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों से AK-32 बोर की रिवाल्वर, 9 कारतूस, 2 12 बोर की बंदूकें और 14 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें, भारत ने बांग्लादेश को उसी की भाषा में दिया करारा जवाब। डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध लगातार खराब होते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होते ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने सुरक्षा को सख्त कर दिया है। बॉर्डर एरिया पर BSF की पैनी नजर है, जिसके चलते बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार बौखला गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था और सीमा पर भारत की गतिविधियों पर चिंता जताई थी। सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब किया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सहयोग न मिलने पर भारत ने नई दिल्ली में शीर्ष बांग्लादेशी राजनयिक को तलब किया। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको हम बताएंगे कि क्यों सीमा पर बाड़बंदी के नाम से घबराता है ढाका। तो उधर आपको बता दें, पूर्व उच्चायुक्त का सबसे बड़ा बयान, भारत बांग्लादेश शत्रुतापूर्ण संबंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हाँ, भारत में बांग्लादेश के पूर्व उच्चायुक्त तारिक करीम ने सोमवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश को सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने होंगे और वे एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकते। ANI को दिए गए साक्षात्कार में पूर्व राजदूत ने कहा कि नई दिल्ली और ढाका को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे के संकेतों को पार करके नीतियां नहीं बना सकते। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आधिकारिक बातचीत में फिर से शामिल होना चाहिए और साथ ही लोगों के बीच संपर्क में फिर से शामिल होना चाहिए। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को फिर से सक्रिय करना चाहिए। इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उधर आपको बता दें, अमेरिका से बड़ी खबर, ट्रंप के आवास पर अभी से ही पूरी तरह फहराने लगा अमेरिकी ध्वज। राष्ट्रीय शोक के बावजूद 20 जनवरी को क्या होगा बता दें। अमेरिका में इस समय पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक लागू है। राष्ट्रपति बाइडेन ने उनके सम्मान में 30 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी आवास मारे लागो क्लब पर अमेरिकी ध्वज पूरी ऊंचाई पर फहराया गया है। इसे राष्ट्रीय शोक का उल्लंघन भी करार दिया जा रहा है। आपको बता दें, अमेरिका की धमकियों के बाद भी चीन ने बेचा रिकॉर्ड सामान। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी क्या हो गई नाकाम, बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद चीन के खिलाफ भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद आशंका जताई गई थी कि उनकी धमकी के बाद चीन की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है और उसके
निर्यात में भारी भरकम कमी आ सकती है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। साल 2024 को लेकर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने रिकॉर्ड मात्रा में विदेशों में सामानों का निर्यात किया है और चीन की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए एक बेहतरीन बढ़ावा है। चीन का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकियों को बेअसर करने के लिए वो कई कदम उठा रहा है। सोमवार को कस्टमर डेटा से पता चला है कि चीन के निर्यात में साल दर साल 10.7% का इजाफा हुआ है, जो अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों के मुकाबले काफी अच्छा है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि चीन का आयात घट सकता है, लेकिन उसमें भी 1% का इजाफा दर्ज किया गया है, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन है। वहीं बता दें, क्या हफ्ते भर में हो जाएगी हमास इजराइल में डील? जाते जाते अमेरिकी एनएसए ने दिया बहुत बड़ा अपडेट। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष को लेकर युद्ध विराम समझौता अपने अंतिम चरण में है। इस डील पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुलिवन ने कहा कि हम युद्ध विराम के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि 20 जनवरी के पहले इस पर कोई अच्छी खबर मिल जाए। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की थी। सूत्रों के मुताबिक जो बाइडेन ने नेतन्याहू से समझौते पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। वहीं बता दें, चीन चिल्लाएगा, पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा। जी हां, मिलने वाली है वो ढाल जिसके दम पर दुश्मनों की कब्र खोद देगी भारतीय सेना। दोस्तों, हिंद के दुश्मनों की अब खैर नहीं। जी हां, भारतीय सेना को अब वो ढाल मिलने वाली है जिसके दम पर वो भारत की ओर आंख उठाने वालों की पलक झपकते कब्र खोद सकता है। मोदी सरकार 1.5 लाख करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए ऐसे ऐसे हथियार खरीदने जा रही है जिनके नाम सुनकर ही दुश्मन देशों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। एक तरफ भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, तो वहीं 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत इस वित्तीय वर्षों के आखिर में यानी 31 मार्च तक 4 बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। राफेल मरीन और प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद उसी का हिस्सा है। चीन चिल्लाएगा, पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत में होने वाला है जबरदस्त इजाफा। सशस्त्र सेना, सशस्त्र भारत। प्रधानमंत्री मोदी की सोच अब हिंद की सेना को ताकत के मोर्चे पर एक पायदान और ऊपर ले जाने वाली है। जी हाँ, भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन इसे और ताकतवर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर की मजबूती के लिए 4 बड़े रक्षा समझौतों की डील सील करने की तैयारी में है। जी हाँ, वहीं बता दें, जंग की आग में समा गए किम के 300 लड़ाके 2700 से ज्यादा करार है मरहम पट्टी। अब क्या करेगा तानाशाह? क्या वापस बुलाएगा इन सैनिकों को या दोबारा नहीं भेजेगा? बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं। जंग को लेकर यूक्रेन हमेशा आरोप लगाता आया है कि रशिया युद्ध लड़ने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं बीते 11 जनवरी 2025 को यूक्रेनी सैनिकों ने 2 घायल उत्तर कोरियाई सैनिकों को हिरासत में भी लिया। वहीं अब साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी का दावा है कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे 300 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की अब तक मौतें हो चुकी हैं। साथ ही 2700 कोरियाई सैनिक घायल भी हुए हैं। सियोल स्पाई एजेंसी ने सोमवार 13 जनवरी 2025 को दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने कि तानाशाह किम जोंग उन ने मॉस्को की मदद के लिए 10,000 से अधिक सैनिकों को चारे के तौर पर भेजा है। इसके बदले में रशिया कोरिया को सैटेलाइट प्रोग्राम और भारी स्वीकृत हथियारों के लिए रूसी तकनीकी की मदद पहुंचाएगा। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया था कि कीव ने 2 घायल उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा और उनकी पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें, पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान सबसे निचले 5 देशों में शामिल। इस एशियाई देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली, लेकिन भारत कहां पर लाइक करता है आपको बता दें, सिंगापुर ने 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना ताज फिर एक बार हासिल कर लिया है। इसका पासपोर्ट 227 ग्लोबल डेस्टिनेशन में से 195 तक वीजा फ्री पहुंच उपलब्ध करवाता है। दूसरे नंबर पर जापान का पासपोर्ट है जो 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा देता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग के मुताबिक 2024 में नंबर 1 स्पॉट साझा करने के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन 2 पायदान गिरकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उनके साथ फिनलैंड और दक्षिण कोरिया भी हैं। सभी 6 पासपोर्ट 2025 में 192 देशों तक वीजा फ्री यात्रा की सुविधा देते हैं। चौथे नंबर पर यूरोपीय संघ के 7 देश बोले तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। इनमें से किसी भी पासपोर्ट के होने पर 191 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। 5वें नंबर पर बेल्जियम, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूके और न्यूजीलैंड है। इनमें किसी भी देश का पासपोर्ट होने पर 190 देशों की वीजा फ्री की यात्रा की जा सकती है। जहां ब्रिटेन के पासपोर्ट की ताकत लगातार घटती जा रही है, जो कभी नंबर 1 स्थान पर हुआ करता था। सबसे अहम बात दोस्तों यह है कि टॉप 5 से अमेरिकी पासपोर्ट
पासपोर्ट गायब है। ये 9वें नंबर पर है। वर्तमान में अमेरिकी पासपोर्ट धारक 186 देश तक वीजा फ्री पहुंच का आनंद ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं अपने भारत की, तो इस साल की रैंकिंग में भारत 5 पायदान नीचे खिसक कर 80वें स्थान से 85वें स्थान पर आ गया है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए अब 57 देशों में वीजा फ्री की यात्रा की जा सकती है। भारत के साथ इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर भी 50वें नंबर पर है। जी हाँ, तो वहीं अब पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां सबसे निचले 5 देशों में शामिल हो गया है पाकिस्तान, यानी कि नीचे से टॉप 5 में है पाकिस्तान के, और यमन 103वें स्थान पर है। दोनों देशों के पासपोर्ट सिर्फ 33 देशों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा देते हैं। इराक 104वें स्थान पर है, सीरिया 105वें नंबर पर है, अफगानिस्तान सूची में सबसे निचले पायदान 106वें पर है। इसका पासपोर्ट सिर्फ 26 देश तक वीजा फ्री पहुंच प्रदान कर सकता है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, ताइवान की जासूसी के लिए गिरोहों और फर्जी कंपनियों के साथ काम कर रहा है चाइना। जी हां, ताइवान के खुफिया ब्यूरो का कहना है कि चीन की मुख्य जासूसी एजेंसी ताइवान की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए आपराधिक गिरोहों, शेल कंपनियों और अन्य संदिग्ध साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके कारण द्वीप पर कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान और सेवानिवृत्त ताइवानी सैन्य कर्मी विशेष चिंता का विषय है, जिनकी संख्या पिछले साल मुकदमे का सामना करने वाले कुल कथित जासूसों की संख्या 64 के लगभग आधे के बराबर थी, जबकि उनकी ये संख्या 2021 में 16 और 2022 में 10 से अधिक थी। वहीं बता दें, चीन की बेहद घिनौनी हरकत, तिब्बत को हथियाने बच्चों को बना रहा निशाना, जबरदस्ती भेजा स्कूल। दोस्तों चीन दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, लगा रहा है, ताकि तिब्बत पर वो अपना कब्जा जमा सके, आधिपत्य स्थापित कर सके, लेकिन उसकी ये चाल कहीं नाकाम ना हो जाए, इसलिए चीन दूसरे हरफे भी आजमा रहा है। अब चीन ने तिब्बत की संस्कृति को कमजोर करने और वहां चीनी संस्कृति फैलाने के लिए बच्चों को जरिया बनाया है। चीन बच्चों के जरिए तिब्बत की संस्कृति, उसकी आत्मा को खत्म करने की फिराक में है, इसीलिए वो जबरन तिब्बती बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज रहा है। जी हाँ, तिब्बत के बच्चों को उनके परिवारों से अलग करके चीन तिब्बती पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो तिब्बती बच्चों को उनकी भाषा के बजाय उनके लिए खास तौर पर बनाए गए बोर्डिंग स्कूलों में चीनी भाषा पढ़वा रहा है। दोस्तों ये बहुत ही अहम और गंभीर खबर निकलकर सामने आ रही है तिब्बत से, जहां सॉफ्टली तरीके से बच्चों को चीन अपनी ओर मूव करना चाहता है, ताकि वो अपनी संस्कृति को भूल सके और चाइना के नियम को फॉलो करे। वहीं आपको बता दें, इमरान खान को लेकर खबर सलाखों के पीछे बेचैन है, ये बाहर आने के लिए आजमा रहे हैं अब हर पैंतरा। फिर एक बार खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। जी हाँ, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 8 मामलों में जमानत पाने के लिए उन्होंने एक बार फिर लाहौर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इन मामलों में एक वरिष्ठ सेना अधिकारी के आवास पर हमला भी शामिल है। इमरान खान की कई जमानत याचिकाएं कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है। जी हाँ, शनिवार को इमरान खान की ओर से लाहौर उच्च न्यायालय में अलग अलग जमानत याचिकाएं दायर की गई हैं। तो उधर आपको बता दें, 17 देशों के मंत्रियों ने सऊदी में की बड़ी बैठक, बनाया रशिया और ईरान को सदमा देने वाला प्लान। जी हाँ, सीरिया के बदले हालातों को लेकर सऊदी अरब के रियाद में 17 मध्य पूर्व और पश्चिमी देशों के मंत्रियों ने बैठक की। इस बैठक के दौरान सीरिया के पुनर्निर्माण और सरकार की मदद करने के साथ साथ अंतरिम सरकार पर सभी धर्मों और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रशासन चलाने के लिए दबाव बनाने को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद सऊदी के विदेश मंत्री ने सीरिया के ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया। नए शासन के बाद से ही सीरिया की ओर से प्रतिबंध हटाने और दूसरे देशों में सीरियाई रिफ्यूजी की सुरक्षित वापसी की मांग उठाई गई। इस बैठक की एक खास बात यह रही कि इसमें रूस और ईरान को नहीं बुलाया गया, जबकि बशर अल असद के शासन के समय ये दोनों ही सीरिया के मजबूत अलाय थे। इस बैठक में सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शिबानी भी मौजूद रही। तो उधर आपको बता दें, 2025 में हज यात्रा पर जा सकेंगे 1,75,025 भारतीय। सऊदी अरब के साथ हुआ ये समझौता। जी हाँ, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू 5 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर है। यहाँ उन्होंने इस साल की हज यात्रा को लेकर कोटा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की तरफ से इस बार 1,75,025 लोग हज के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। ये कोटा पिछले साल अगस्त महीने में फाइनल हो गया था, जिस पर अब दोनों देशों के मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब हर साल हज कोटा में बदलाव करता है और दुनिया भर के देशों के साथ इस पर समझौते करता है, जिसमें भारत भी एक है। हालिया समझौता अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया के बीच जेद्दा में हुआ। वहीं बता दें, खोरदाद 15 मिसाइलें तैनात, E3 तिगड़ी से भी मीटिंग धनाधन। ट्रंप के शपथ से पहले खौफ में क्यों है ईरान? दोस्तों, इजराइल से जारी तनातनी और अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले मिडिल ईस्ट में बड़ी हलचल है। एक तरफ हमास पर इजरायली
बंधकों को रिहा करने का दबाव है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान को खौफ है कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर कहीं हमला करना दे। अमेरिका और ईरान दोनों ने ऐसा करने की धमकी दी है। इसे देखते हुए ईरानी सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने 2 शहरों में स्थित 2 प्रमुख परमाणु ठिकानों को सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं बता दें, आखिर सीमा पर बाड़बंदी के नाम से घबराता क्यों है ढाका, तो बता दें, अगर बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है। देश के गृह मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है। चीन के साथ हमारी सीमा 3488 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी सीमा 3323 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर तथा 700 मीटर लंबी सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां 2216, असम में 263, मेघालय में 443, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर और मिजोरम में 318 लगभग किलोमीटर है। ये पूरा इलाका मैदानी, नदी तटीय, पहाड़ी या जंगल वाला है। ये इलाका घनी आबादी वाले हैं और कई इलाकों में सीमा के आखिरी इंच तक खेती जाती है। दोस्तों, बीबीसी के खबर के मुताबिक बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एमडी जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि भारत को बांग्लादेश भारत सीमा पर जीरो लाइन के 150 गज के भीतर डिफेंस से जुड़ा कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत संयुक्त सीमा निर्देश 1975 के मुताबिक दोनों देशों की जीरो लाइन के 150 गज के भीतर रक्षा समझौता बढ़ाने, रक्षा क्षमता बढ़ाने से जुड़े किसी भी काम को करने पर स्पष्ट प्रतिबंध है। और यही कारण है दोस्तों कि बांग्लादेश भारत को बाड़बंदी नहीं करने दे रहा है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के नारायण गांव में लोहड़ी का उत्सव मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी। दिल्ली के नारायणा गांव में इस बार लोहड़ी का त्योहार खास तरीके से मनाया गया। इस मौके पर पीएम मोदी जी ने वहां के लोगों से मिलकर उनकी खुशियों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने न केवल लोहड़ी का जश्न मनाया बल्कि ग्रामीणों से बातचीत भी की और उनके बीच सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उनका ये दौरा गाँव वासियों के लिए यादगार बन गया और उन्होंने इस अवसर पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग दोस्तों मकर संक्रांति के दिन पर कैसे एंजॉय करते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं हमारा भारत मकर संक्रांति त्योहार को कितना रिचफुल मनाता है, जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपके घर पर आज के दिन क्या बनता है। वहीं बता दें, दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के फोटो लगाकर शेयर किए गए थे ये वीडियो। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई वीडियोस शेयर किए गए थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन वीडियो पर आपत्ति जताई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जी हाँ, वही बता दें, हरियाणा के इन 7 जिलों में लगेगा तीसरी आंख का पहरा, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। जी हाँ, ICCC प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के 7 जिलों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से बैठक का आयोजन भी किया गया है। इसके तहत 7 जिलों जिसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार को शामिल किया गया है। वहीं बता दें कि आज महाकुंभ का अमृत स्नान है दोस्तों, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। काशी में कल से पलट प्रवाह होगी, उमड़ेगी तीर्थ यात्रियों की बड़ी बड़ी भीड़ है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा कमेंट में। और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।